हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन, प्रतिफल। इट इज़ एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक असेंशियल एलिमेंट जो है वो प्रतिफल होता है। प्रतिफल का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में कुछ मिलना। और उसको हम जो है वो क्विड प्रो क्यो जो है वो लीगल लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यो बोलते हैं। तो यानी कि जो भी किसी ने चाहे वो प्रॉमिस किया है कुछ काम करने के लिए या नहीं करने के लिए, या कोई सामान मिल रहा है, कोई पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो जिस चीज़ का लेन देन हो रहा है वो प्रतिफल माना जाता है। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्रतिफल का होना या कंसिडरेशन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इसके बारे में पढ़ना है हमने कि कंसिडरेशन क्या चीज़ है। तो इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D कि ये वाला मैंने आपको जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस जो पिछली वीडियोस में बताए थे मैंने, उसमें भी बताया था। बट इस तरह से लिखना होता है जब हमने क्वेश्चन में अटैम्प्ट करना है। तो कंसिडरेशन आता है तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन आप किस तरह लिखेंगे? इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हमें मेंशन करना है कि ये जो सेक्शन 2D है ये कौन से एक्ट के अंदर बताया गया है जिसके अंदर हम जो है कंसिडरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, तो हर एक्ट का अपने जो है वो डिफरेंट सेक्शन, सब सेक्शंस, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज में डिवाइडेड है। बट हम इसको जिस सेक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं वो सेक्शन जो है वो किस एक्ट के अंदर आता है वो भी हमने साथ में एक्सप्लेन करना है। तो इस सेक्शन में क्या कहा गया है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। ये ध्यान रखना हमने कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, की प्रोमिजर की इच्छा पर, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, की प्रोमिस द प्रोमिसर, और ये आपका प्रोमिजी आएगा, डबल ई आएगा यहाँ पे। द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि उसने जो है वो प्रोमिजी ने कुछ काम किया है या नहीं किया है, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कि या तो करता है या करने से के लिए मना करता है या नहीं करता है उसको, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि या तो उसको प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर वो ऐसा करेगा या इन फ्यूचर वो ऐसा नहीं करेगा, उस काम से जो है वो दूरी बना के रखेगा। समथिंग डूइंग और समथिंग सच एक्ट एज एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, कि ऐसा जो एक्ट जो है वो करने का, प्रॉमिस को पूरा करने का या नहीं करने का जो एक्ट है एज एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, की चाहे वो उसके कहने पर उसने कुछ काम किया है या नहीं किया है, दोनों चीज़ें जो है वो उसके लिए कंसिडरेशन मानी जाएंगी। तो ये हिंदी में है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और बाकी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दैट इज समथिंग इन रिटर्न, की कंसिडरेशन का मतलब है कि समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। और लीगल लैंग्वेज में जो है इसके लिए लीगल जो टर्म है दैट इज क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब है कि समथिंग इन रिटर्न, की बदले में कुछ मिल रहा है। कि अगर ए ने कहा है कि मैं आपको जो है वो अपना स्कूटर बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपये में, और बी कहता है जी मैं आपका स्कूटर जो है 10,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट है, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ए बेचना चाह रहा है अपना स्कूटर, तो और उसके बदले में कितने में बेचना चाह रहा है? 10,000। तो ए को क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं 10,000 रुपये, और बी को मिल रहा है स्कूटर। तो बी के लिए कंसिडरेशन हो गया उसका स्कूटर, और ए के लिए कंसिडरेशन हो गए 10,000 रुपीज़। तो या फिर जैसे आपने जो है वो घर पे पेंट करवाना है, घर पे पेंट करवाना है, आपने पेंटर को कहा कि आप मेरे घर को पेंट कर दो, और घर को पेंट कर दोगे इसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो पेंटर कहता है ठीक है, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट है। तो पेंटर के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? 10,000 रुपये। और जिसने वो ऑफर दिया था, ऑफरर के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? उसका जो है वो घर पेंट हो गया। तो उसने जो है अब यहाँ पे उसको कुछ मिल नहीं रहा, बट बल्कि उसका जो है उसके कहने पर कोई काम किया जा रहा है। बट ये हमने ध्यान रखना है कि इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, की अपनी इच्छा से ना करे प्रोमिजी। अगर प्रोमिजी ने या किसी दूसरे पर्सन ने अपनी इच्छा से किया है तब हम उसको कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं लेंगे, पर इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, की प्रोमिजर की इच्छा पर किया जाना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है इसकी। इस डेफिनेशन के बेसिस पर जो है हम इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स कर लेते हैं, कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, कि एक वैलिड कंसिडरेशन में जो है वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जैसे मैंने पहले बताया कि कंसिडरेशन जो है वो प्रतिफल जो है वो वचनदाता की इच्छा पर किया जाना चाहिए। जो प्रोमिसर है, जो ऑफरर है, उसकी इच्छा पर होना चाहिए, अपनी मर्जी से ना किया जाए, कि अपनी मर्जी से ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल की जो है ए के घर में आग लग रही थी, और बी ने जो है उसके घर में जाके आग बुझा दी, और आग बुझाने के बाद जो है वो बी कहता है जी मैंने आपको आपके घर को आग बुझाने से बचा, आग से जलने से बचा लिया, और इसके बदले में मुझे जो है वो 20,000 रुपये दे दो या 50,000 रुपये दे दो, मैंने आपका इतना नुकसान बचा दिया। बट उसमें क्या है कि वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि बी ने जो ए के घर की आग बुझाई है वो ए के कहने पे नहीं बुझाई, वो अपनी मर्जी से बुझाई है उसने। तो अगर उसने
ए ने उसको बुलाया होता है कि जी आप मेरी हेल्प कर दो और मेरे घर में आग लगी है, उसको बुझाने में मेरी हेल्प कर दो, उसके बदले में मैं आपको जो है इतने पैसे दे दूंगा, तब वो एक वैलिड कंसिडरेशन होना था, क्योंकि दैट हैज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बट अगर प्रोमिसर की इच्छा पे नहीं किया गया है तब हम उसको जो है वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। इसमें एक काफी फेमस केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। कौन सा? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, इस केस में क्या था कि डीसी ने, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसने जो है किसी पर्सन को, कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपने जो है वो एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मार्केट कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर जो है उसको डीसी ने दिया था और डीसी के कहने पर जो है उसने मार्केट कंस्ट्रक्ट करी। अब मार्केट कंस्ट्रक्ट करी तो मार्केट में जो है वो किसी ने ABCD किसी ने जो है वहां पर दुकान ले ली। अब दुकान ले ली तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा कि जी उसको जो है, उस दुकान लेने वाले ने कहा कि इसके बदले में मैं आपको जो है दुकान मेरे को दिला दो और इसके बदले में मैं आपको इतनी कमीशन दूंगा, तो दुकान बना दो मेरे लिए। तो उसमें क्या था कि जो पर्सन था जिसको डीसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप जो है ये जो है वो मार्केट कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उस पर्सन ने जो है किसी और थर्ड पार्टी से जो है वो दुकान दिलाने के लिए, पैसे लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो उस केस में क्या हुआ कि फिर जो है जिस पर्सन ने दुकान ली थी उसने कहा कि जी मैं जो ये कमीशन पे नहीं कर सकता। उसने जो है मार्केट में दुकान ले ली बट दुकान के बदले में कमीशन नहीं पे कर सका। अब कमीशन पे नहीं कर सका तो जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने वो मार्केट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने जो है केस कर दिया कि जी इसने मेरे को वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि ये मेरे को जो है इसके बदले में, दुकान के बदले में कमीशन पे करेगा। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपने जो मार्केट कंस्ट्रक्ट की है वो मार्केट कंस्ट्रक्ट किया आपने कलेक्टर ऑफ डीसी के कहने पर, ना कि उस पर्सन के कहने पर जिसने आपको कमीशन देने का वादा किया था। तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आया और वो जो है उसको, उस केस को, उस प्रॉमिस को एनफोर्स नहीं करवा पाया। तो इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने प्रॉमिस किया, जिसने ऑफरर है, उसके कहने पर ही किया जाना चाहिए वो काम। कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी आएगा यहाँ पे, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कि वो जो है कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकता है और किसी और दूसरे पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। प्रतिफल जो है वो वचन ग्रहता और अथवा अन्य व्यक्ति की तरफ से भी हो सकता है, प्रोमिसी की तरफ से भी आ सकता है या किसी और थर्ड पार्टी की तरफ से भी आ सकता है। इसमें एक फेमस केस है चिनैया वर्सेस रमैया का, ये मैंने नाम भी लिखा है, चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया में क्या था कि एक पर्सन ने जो है अपनी बेटी को जो है अपनी प्रॉपर्टी दे दी। एक पर्सन ने जो है अपनी बेटी को जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के साथ उसने एक कंडीशन लगा दी कि जो है आप उसके मतलब अंकल को, जो वो लड़की है, वो लड़की अपने अंकल को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एनुअली पे करती रहेगी। तो फादर उस पर्सन ने जो है अपनी डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, बट साथ में कंडीशन क्या लगा दी कि उस लड़की को अपने अंकल को जो है वो सर्टेन अमाउंट जो है, सर्टेन मनी जो है वो एनुअली पे करनी है। अब क्या हुआ कि उस डॉटर ने जो है वो एग्री कर लिया कि जी मैं जो है एनुअली वो अमाउंट पे करूंगी, बट कुछ टाइम के बाद जो है उसने वो अमाउंट पे करना बंद कर दिया और कहा कि जी उस अंकल की तरफ से जो है मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है मैं ये अमाउंट पे नहीं करूंगी। तो उस केस पर जो है फिर वो उसका जो अंकल था, उस अंकल ने कोर्ट में केस किया। अंकल ने कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो है इनडायरेक्ट बेसिस पर जो है उसको अंकल की तरफ से कंसिडरेशन मिल रहा है, क्योंकि उसको जो प्रॉपर्टी उसके फादर ने दी थी, उसके पेरेंट्स ने दी थी, वो प्रॉपर्टी इसीलिए दी थी कि वो एक सर्टेन अमाउंट एनुअली जो है सर्टेन अमाउंट जो है एनुअली अपने अंकल को पे करेगी। तो इसलिए जो है वो एक इनडायरेक्ट बेसिस पर उसको कंसिडरेशन मिल रहा था। और लॉ में कहा भी गया है कि ए स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन स्यू बट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट, कि एक जो है जिसका कॉन्ट्रैक्ट में से स्ट्रेंजर है, कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो पर्सन जो है स्यू नहीं कर सकता। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है बट उसकी तरफ से कंसिडरेशन का वो कंसिडरेशन में उसका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो वो पर्सन जो है वो स्यू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है प्रॉमिस को पूरा करवाने के लिए। देन थर्ड इज कंसिडरेशन में
बी प्रॉमिस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि वो जो है वो प्रॉमिस इसलिए भी किया जा सकता है कि वो किसी काम को करें, या इसलिए भी हो सकता है कि किसी काम को ना करें। तो वो जो है वो नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव एक्ट भी हो सकता है, कि वो किसी काम को करने के लिए उसको जो है कहा जाए और किसी काम को ना करने के लिए कहा जाए, वो भी जो है वो एक वैलिड कंसिडरेशन होगा। तो करना भी और नहीं करना भी जो है दोनों केसेस में जो है वो एक वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में आएगा। तो जैसे मान लो कहते कि जी करना तो मैंने बता दिया कि जैसे आपने जो है वो पेंटर को कहा कि आपने मेरा घर पेंट करना है, इसके बदले में आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे तो उसके लिए एक वैलिड कंसिडरेशन हो गया कि उसको जो है 10,000 रुपये मिल रहे हैं और उसके बदले में उसका घर पेंट हो रहा है, पेंट किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो काम कर रहा है उसके कहने पर, तो एक वैलिड कंसिडरेशन हो गया। नहीं करने में क्या है कि फॉर एग्जांपल कि जो है वो ए ने बी से लोन लिया और कहा कि जी मैं आपका जो है वो लोन चुका दूंगा, और बट अगर नहीं चुका पाया तो उसके बदले में आप मेरे पास जो है मान लो स्टिपल एक साल का टाइम दिया, बट एक साल के बाद भी जो है वो लोन चुका नहीं पा रहा है, तो वो कहता है जी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। तो कहता है कि कोर्ट में मत जाओ, मेरे अगेंस्ट केस मत करो, इसके बदले में मैं एक्स्ट्रा आपको जो है वो 2,000-3,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दूंगा। तो वो कोर्ट में केस नहीं करे, इसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे करने के लिए तैयार है। तो उसका जो कोर्ट में केस ना करना, यहाँ पे क्या बात आ रही है, नहीं करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि उसको काम को नहीं करना भी जो है वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है। देन कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो कंसिडरेशन है वो जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, कि जो है कंसिडरेशन जो है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब कि जैसे स्टूडेंट ने जो है वो एडवांस पे कर दिया और टीचर ने मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्यूशन टीचर की और स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ने जो है वो एडवांस पे कर दिया, बट टीचर ने कहा है कि जो है आपको उसके जो है 3 महीने के बाद पढ़ाया जाएगा। तो कंसिडरेशन क्या है कि पहले जो है वो पे कर दिया गया, बट उसका कुछ हिस्सा जो है वो बाद में जो टीचर है वो 3 महीने के बाद उसको पढ़ाएगा। और प्रेजेंट कंसिडरेशन की आप जो है वो गए और जो है आपने उसको टीचर को पेमेंट की और साथ साथ जो है वो अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी। एंड फ्यूचर कंसिडरेशन या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, तो टीचर ने जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाया और उसके बदले में जो है स्टूडेंट ने कहा कि मैं आपको जो है वो फीस 2 महीने के बाद दे दूंगा। तो उसमें जो है फ्यूचर कंसिडरेशन आ गया कि अमाउंट जो है उसकी कुछ समय के बाद पे की जाएगी। तो वो जो है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है, कि इन फ्यूचर हम कहें कि जी आपका ए ने बी को कहा है कि जी 3 महीने के बाद मैं आपको अपना स्कूटर बेच दूंगा इतने रुपए में, बी कहता है ठीक है मुझे ऑफर एक्सेप्ट है। तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगा कि इन फ्यूचर जो है वो स्कूटर दिया जाएगा, उसके बदले में पैसे लिए जाएंगे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने पढ़ा था, तो फ्यूचर में उसका काम होना है। पास्ट का मतलब कि मान लो जैसे किसी ने, वो एग्जाम्पल था हमारा कि जैसे किसी ने के घर की आग बुझा दी, तो उसके कहने पे नहीं बुझाई थी, अपनी मर्जी से बुझा दी। ए ने जो है वो बी के घर की आग जो है वो अपनी मर्जी से बुझा दी। अब बी को लगा कि इसने जो है मेरे घर की आग बुझा दी, मेरा घर का इतना नुकसान होने से बचा दिया। बेशक वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, बट पहले उसने कोई एक्ट कर दिया, उसके लिए काम कर दिया, उसके कहने पे नहीं किया था, बट उसने उसको कंसिडर करते हुए कहा कि जी आपने मेरे घर की आग बुझाई थी, इसके बदले में मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि जो काम है वो पहले हो चुका है, बट उसके लिए वो पे करने के लिए फिर भी तैयार है, वो पास कंसिडरेशन हो गया। प्रेजेंट का तो मतलब है कि दोनों चीजें जो है वो साथ साथ जो है वो, जैसे आप मार्केट में गए, आप शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर को आपने पैसे दिए, पैसे के बदले में जो है आपने सामान ले लिया, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, साथ साथ जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यहाँ पे में आएगा MAY। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देन कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, रियल एंड सर्टेन, कि जो कंसिडरेशन है वो लीगल भी होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी के लिए ना हो, साथ ही साथ वास्तविक हो और सर्टेन हो। कि जैसे इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। लीगल का मतलब कि जैसे किसी को आप तो कहते हैं कि जी इसको धमकाना है, इसको मारना है, इसको पीटना है और इसके बदले में इतने पैसे दिए जाएंगे, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। किसी की मार पिटाई, किसी का नुकसान, किसी के प्रॉपर्टी का नुकसान, किसी का फिजिकल एम्बेरसमेंट, तो वो जो है एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, लीगल एक्टिविटी नहीं है। तो कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, वो लीगल होना चाहिए। वास्तविक हो कि उसको जो है परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए,
एंड इट मस्ट बी सर्टेन, कि जैसे हमने कहा है कि जी मैं आपको जो है वो इतने गेहूं देने के लिए तैयार हूं और उसके बदले में आप मुझे 5,000 रुपये दे दो। तो गेहूं देने के लिए तैयार है, बट गेहूं कितनी देने के लिए तैयार है, कितने क्विंटल्स, कितने केजीज, कितने बैग्स, वो सर्टेन होना चाहिए। कि मतलब उसमें जो है वो क्वांटिटी भी, उसकी क्वालिटी भी, वो सब चीज़ें जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। देन देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, बट कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कि ऐसा है कि कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कंसिडरेशन जो है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट कोर्ट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो जो है वो कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। मान लो आपकी जो है वो बाइक 50,000 रुपए की है, बट अगर आपको 50,000 रुपए की बाइक है और आपको जो है वो 5,000 रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है, तो हो सकता है कि आप अपनी 50,000 की बाइक को 5,000 रुपए में भी बेचने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको 5,000 रुपए की जरूरत है। अब बाइक है 50,000 की, बट आप उसको 5,000 में चाहें तो बेच दें, वो एक वैलिड कंसिडरेशन है, बशर्ते कि वो जो आप 5,000 में बेचने के लिए तैयार है वो आप अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, किसी प्रेशर में आके जो है वो आपने कम कंसिडरेशन एक्सेप्ट ना किया हो। तो कोर्ट को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में आएगा। तो एडिक्वेट उसकी एडिक्वेसी जो है, यानी कि पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है कि जितने का सामान है उतने में ही जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम या ज़्यादा अमाउंट में किया जा सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी जो है आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपनी महंगी सामान को भी जो है वो कम दामों पर बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जिससे जो है वो कोई पार्टी अपने प्रॉपर्टी को, अपने सामान को जो है वो कम रेट पर भी देने के लिए, कम प्राइस पर भी देने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो है इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, बट वो पर्याप्त है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है, उसके बारे में जो है वो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कम भी होगा तब भी जो है वो एक वैलिड कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। बट शर्त यह है कि जो उसने कम एक्सेप्ट किया है कंसिडरेशन, वो कम जो उसने कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया वो किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए। देन कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो कंसिडरेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए जो है वो प्रोमिसर जो है वो पहले से ही बाउंड है ऐसा कोई काम करने के लिए, तो उसका वो भी जो है वो वैलिड कंसिडरेशन के कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो है वो किसी पर्सन की जो है वो बाइक गुम होगी, और बाइक गुम होगी तो वो जो है वो पुलिस में कंप्लेंट कराने जाता है, और पुलिस में कंप्लेंट कराने जाता है और पुलिस वाले को कहते हैं कि जी आप जो है वो मेरी बाइक ढूंढ दो और मैं आपको 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो पुलिस वाले की तरफ से वो बाइक ढूंढना जो है वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि उस पुलिस पर्सन की जो है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि किसी का सामान खोया है, अगर उसके पास कंप्लेंट आई है तो वो उस सामान को ढूंढे। तो यानी कि वो पहले से ही उस काम को करने के लिए बाउंड है, उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, अगर वो अपने किसी दोस्त को कहता है कि जी मेरे जो है वो बाइक गुम हो गई है और मेरी मदद कर दो इसको ढूंढने में, तो मैं आपको जो है इतने पैसे दे दूँ, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन आ जाएगा, क्योंकि वो उसका दोस्त या उसका पर्सन, वो जो दूसरा पर्सन है, वो उसके बाइक को ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो उसकी बाइक को ढूंढ कर दे। ठीक है, तो प्रतिफल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए वचनदाता पहले से ही बाध्य हो। फोरबियरेंस टू स्यू इज अ वैलिड कंसिडरेशन। जैसे मैंने अभी बताया था पिछले एक उसमें कि जो है वो कंसिडरेशन में जो है वो कुछ काम करने के लिए भी हो सकता है, नहीं करने के लिए भी हो सकता है। तो किसी का जो है वो केस स्यू का मतलब है केस फाइल करना, तो आप जो है किसी को अगर केस फाइल करने से जो है वो छूट दे देते हैं, तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन है कि मैं आपके ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा, इसके बदले में जो है मुझे इतने पैसे चाहिए। या आप दूसरे को कहते हैं कि आप मेरे ऊपर केस फाइल मत करो, मैं आपको इसके बदले में इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो उसका वो केस फाइल ना करना या उसमें छूट देना जो है वो एक वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है। तो दीज वर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। ओके, थैंक यू।